नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से माहौल बन रहा था, अभी मीजल्स यानी कि खसरा बीमारी को लेकर भी कुछ वैसा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है। टीमें बन रही हैं, हॉटस्पॉट घोषित किए जा रहे हैं जहां पर खसरा बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है। गोवंडी, भाईखला, कुर्ला, चेंबूर, ये कुछ इस तरह से इलाके हैं। साथ ही साथ सेंटा क्रूज जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, जिनको हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है। धारावी मॉडल के साथ इस बीमारी पर रोकथाम के लिए किस तरह से कोशिश हो रही है, विस्तार से इस पर रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड से मिलते जुलते मामलों की। ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं आजमगढ़ और कोलकाता से। आलोक पांडे के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। 3 हत्याकांड और 3 इलाके, वो भी एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन तीनों ही इतने खौफनाक कि रूह कांप जाए। दिल्ली का सनसनीखेज श्रद्धा वालकर हत्याकांड सुर्खियों में है। लड़की की हत्या उसके ही लिव इन पार्टनर ने की और फिर शव के कई टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिए। इस केस की जांच चल ही रही है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से भी ऐसे ही भयानक हत्याकांड सामने आ गए। आजमगढ़ में इस शख्स प्रिंस यादव को अपनी ही पुरानी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने हत्या इसलिए की क्योंकि लड़की ने किसी और से शादी कर ली। प्रिंस यादव पर आरोप है कि उसने लड़की के शव के 6 टुकड़े किए और गांव के पास एक कुएं में फेंक दिए। पुलिस का दावा है कि प्रिंस ने लड़की का सिर भी काटा और हथियार समेत उसे करीब के ही एक तालाब में फेंक दिया। हत्या के इस आरोपी को रविवार को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि इसका मृतका के साथ 2 साल से संबंध था। मृतका की फरवरी में इसी साल शादी हुई थी। ये उस समय विदेश में था। जब इसको पता चला तो इस बात से बहुत नाराज हुआ और ये वापस आया। इसने कोशिश की मृतका को डरा धमका के किसी भी प्रकार से प्रलोभन देके कि ये अपनी उस शादी को तोड़ दे और इसके साथ रहे। इसमें इसका साथ इसके परिजनों ने भी दिया। उधर बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नौसेना के एक पूर्व अधिकारी 55 साल के उज्जवल चौधरी को उसके ही बेटे ने गला घोंटकर मार दिया। यही नहीं, उसने मां के साथ मिलकर अपने ही पिता के शव के 6 टुकड़े किए और आसपास के अलग अलग इलाकों में गाड़ दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मां और बेटे ने कहा कि उज्जवल चौधरी नशे का आदी था और उनके साथ मारपीट किया करता था। बेटे के इम्तिहान की फीस को लेकर हुए झगड़े के बाद उन्होंने उसे मार दिया। Animal was dragging that body. एक जानवर शव को खींच रहा था। हमें यकीन नहीं हुआ कि ये कोई शव होगा, क्योंकि हमारे आसपास पहले कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। इसलिए हम पास गए और देखा कि वो एक आदमी का शव था जिसने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। Immediately we called the police. दिल्ली में श्रद्धा वालकर का हत्याकांड और पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में जो मर्डर हुआ है, दोनों मर्डर के बाद बॉडी को अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह पे फेंका गया। बारुईपुर में पुलिस की तहकीकात अब इस बात पर है कि आरोपी मां बेटे को बॉडी को अलग अलग टुकड़े कर अलग अलग जगहों पे फेंकने का आइडिया कहां से मिला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही एक और भयानक हत्याकांड सामने आया। 22 साल की एक महिला के लापता होने के 4 दिन बाद उसका शव दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के करीब लाल रंग के एक सूटकेस में मिला। इस मामले में पुलिस ने इस महिला के माता पिता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला के पिता नितेश यादव ने दिल्ली स्थित घर में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या की। इसके बाद पत्नी की मदद से शव को एक सूटकेस में डाला और एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता कॉलेज की दूसरी वर्ष की छात्रा थी और बिना बताए घर से गायब रहने पर माता पिता से उसकी अक्सर बहस होती थी। साधारण पृष्ठभूमि के परिवारों में ऐसे भयानक हत्याकांड बता रहे हैं कि समाज में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जो विवाद सामान्य बातचीत से सुलझाए जा सकते थे, वो ऐसे भयानक अंजाम तक पहुंच रहे हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। दक्षिण 24 परगना से सौरभ गुप्ता के साथ आजमगढ़ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट में अभी समय लग सकता है, क्योंकि उससे पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इधर दिल्ली पुलिस मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड में लगातार जांच में जुटी हुई है। कहां तक पहुंची है पड़ताल, मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट मंगलवार तक होना था, लेकिन अब इस टेस्ट में
कुछ दिन और लग सकते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले अदालत और आरोपी दोनों की परमिशन लेनी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अभी कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो कोर्ट ने जो सिर्फ नार्को टेस्ट के लिए उसकी कंसेंट ली थी, तो आज शायद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कितना समय लग सकता है अभी? तो जैसे ही अगर उनको कंसेंट मिल जाती है आजकल में, तो विद इन 10 डेज हम उसको पॉलीग्राफ भी का भी हो जाएगा और नार्को भी कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट उसकी मेडिकल फिटनेस अगर ठीक है तो। आफताब पूनावाला बार बार बयान बदल रहा है। श्रद्धा के शव के कई टुकड़े, उसका मोबाइल फोन और कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, इसलिए पुलिस नार्को टेस्ट करवा रही है। हालांकि अदालत में सबूत के तौर पर ये मान्य नहीं है। नार्को टेस्ट जो होता है एक इन्वेजिव टेक्निक है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है एनेस्थीसिया देके उसको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। ट्रांस स्टेट में ले जाने के बाद जो भी उस क्राइम से रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइन कर रहा होता है, तो वो उसको रिवील करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। इसमें जैसा कि पुलिस साहब ने बताया कि उसको सबकॉन्शियस किया जाता है, जो भी क्रिमिनल होते हैं या एक्यूज होते हैं, सब कॉन्शियस में ऐसा माना जाता है कि जो भी क्वेश्चन हम उससे करेंगे वो उसका जवाब सच ही देगा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन करने की क्षमता कम रह जाएगी। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि मौकाए वारदात की फॉरेंसिक जांच कर ली गई है। अब आगे जो सबूत मिले हैं उनकी लैब में वैज्ञानिक जांच होगी। हमारे एक्सपर्ट बहुत ही स्पेशलिस्ट गए हुए थे और उन्होंने काफ़ी सर्चिंग के बाद उसको आइडेंटिफाई किया, और जो भी चीज़ें वहाँ पे जो भी क्लूज मिले उनको उन्होंने आईओ को हैंड ओवर कर दिया है, और निश्चित तौर पे वो हमारी लेबोरेटरी में आएंगे और लेबोरेटरी उसको फर्दर एग्जामिन करेगी। ब्लड सैंपल मिले थे वहाँ से? ये देखिए, ये अंडर द वे है प्रोसेस, और ये अभी यहाँ पर रिवील नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में श्रद्धा और आफताब के जानकारों और उनके घर वालों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक जबड़ा बरामद किया है, जिसमें दांतों में 3 जगह रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। पुलिस ने इस जबड़े की पहचान के लिए मुंबई और दिल्ली के 2 डॉक्टरों से संपर्क किया है। श्रद्धा ने मुंबई के डॉक्टर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था। श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुई थी। हत्या के 6 महीने बाद आरोपी आफताब को पकड़ा गया। उसने खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक जंगल में फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे टुकड़े फेंकने के लिए निकलता था। अब आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद पुलिस मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अभी तक कई अहम सबूतों को बरामद नहीं कर पाई है। इस पूरे हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। ऐसे में पूरा केस टेक्निकल, साइंटिफिक और फॉरेंसिक जांच पर टिका हुआ है। अब मंगलवार को पुलिस आरोपी को 5 दिन की रिमांड के बाद फिर से पेश करेगी, और पुलिस चाहेगी कि उसकी और रिमांड मिले, जिससे उससे आगे की पूछताछ हो और इस मामले में सभी वैज्ञानिक टेस्ट जल्दी हों। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले जारी रखे हुए है। आज एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी करके बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी में एमसीडी चुनाव का टिकट 80 लाख रुपए में बेचने की कोशिश हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा। इंदु जी ने हम आपको जब वहां से आ गए थे, सोमवार को बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन दिखाकर दावा किया कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रोहिणी वार्ड 54 का टिकट 80 लाख रुपए में बेचने का सौदा कर रहे थे। हमारी बहन बिंदु जी पहले मिलती हैं दिनेश श्रॉफ से, और जो
एक पुनीत गोयल, इन दोनों के साथ बात होती है। इन दोनों से बात होती है कि कैसे होगा, मेरा टिकट क्या करना है, मेरे को क्या आदेश है। तो ये कहते हैं कि आप पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। तो बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं पहला टोकन दे देती हूँ, और टोकन कितने का, 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूँ, और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी, और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी। कुल मिलाकर के लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको दिखेगा। बीजेपी ने दावा किया कि रोहिणी विधानसभा कोऑर्डिनेटर इंचार्ज पुनीत गोयल, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के रिश्तेदार दिनेश श्रॉफ और उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा इंचार्ज आर पठानिया ने बिंदु श्रीराम भार्गव नाम की पार्टी नेता से रोहिणी वार्ड 54 का टिकट बेचने का सौदा किया। बीजेपी ने दावा किया कि पार्टी की जो महिला नेता टिकट खरीदने की डील कर रही थी, उन्होंने ही सारी बातचीत रिकॉर्ड की। हालांकि जिस टिकट के लिए डील हुई वो टिकट किसी और को मिल गया और बिंदु श्रीराम भार्गव नाम की महिला आप नेता बीजेपी के मंच पर पहुंच गई और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले किए। एक या दो आदमी का काम नहीं है, ये पूरी की पूरी गैंग है, ये ठगों की गैंग है। पिछले 8 महीने से चल रहा है। इन्होंने जो पिछली सीट्स बुक करी है वो कम से कम 110 थी, 110 ये पैसा लेके ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। यहाँ इनका टारगेट था, सुनने में आया है 500 करोड़ का टारगेट था। 250 सीटों पे इनको 2-2 करोड़ के हिसाब से ऊपर पहुंचाना था, पर यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं थी। इतना बड़ा गैंग था, कहीं 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। आम आदमी पार्टी ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि पुनीत गोयल की पार्टी में कोई भूमिका नहीं है। देखिए, पार्टी में कोई रोल नहीं है किसी भी आदमी का। जो नाम ले रहे हैं, पहले भी जो वीडियो आए और अब भी जो वीडियो आ रहे हैं, एक चीज क्लियर नहीं हो रही उसमें, साफ साफ स्पष्ट हो रही है कि पैसे से टिकट नहीं मिला। दलाल एक्टिव हुए जरूर, लेकिन पैसे से टिकट किसी को नहीं मिला। इस वीडियो से भाजपा यही साबित कर रही है और कुछ साबित नहीं कर पा रही है। आगे भी एकदम सचेत रहे, आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस नहीं है। यहां पे पैसे से टिकट नहीं मिलती है, ग्राउंड वर्क करने से, मेहनत करने से, जनता की सेवा करने से टिकट मिलती है। भाजपा भी अपने इन फर्जी स्टिंग के जरिए यही स्टैब्लिश कर पा रही है और कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा। स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर किया जा रहा दावा कितना सही है, कितना गलत है, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो तैयारी और जो आक्रामकता इन चुनावों में बीजेपी दिखा रही है, वो असल में आम आदमी पार्टी की पहचान हुआ करती थी, जो आजकल कुछ कम दिखाई दे रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात में चुनाव को प्रधानमंत्री ने अपनी निजी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी उम्मीदवारों को गया हर वोट सीधे उनको जाएगा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गुजरात में उनके कनेक्शन का काट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ढूंढ पाई है। इसी बीच अपनी यात्रा के दौरान गुजरात में रैली करते हुए नजर आए राहुल गांधी और केजरीवाल ने भी रोड शो किया। बतावी देशु औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। बाप તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ જવા દો ભાઈ। गुजरात के नवसारी में प्रधानमंत्री ने फिर याद दिलाया कि वो गुजरात के सुख दुख में शरीक रहे हैं। इसके एक दिन पहले वलसाड में उन्होंने युवाओं से कहा था कि घर के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम पहुंचाना। उधर राहुल गांधी बार बार बीजेपी की बांटने वाली राजनीति को मुद्दा बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लगभग अराजनीतिक रखते हुए भी सूरत और राजकोट में उन्होंने रैलियां की। यात्रियों के पैर छिल गए, 2 हमारे यात्रियों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मगर यात्रा नहीं रुक रही। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरा कोण बना रही है। शहरी इलाकों में उसे कुछ समर्थन भी दिख रहा है। अमरेली की रैली में ये समर्थन दिखा भी। चारों तरफ
पूरे गुजरात में बदलाव की आंधी आ रही है। परिवर्तन 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 चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन जिससे बात करो वो कहता है बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला कुछ कमाल कर रहा है, अद्भुत कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। तो गुजरात की जंग में प्रचार पूरे रंग पर है। मंगलवार को बीजेपी फिर कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है। 8 तारीख को पता चलेगा कि गुजरात की जनता ने क्या फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बोलो मारा माता भारत माता की, भारत माता की। आप जब भी ऑनलाइन किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो आपके सामने कस्टमर रिव्यूज की भरमार लग जाती है। हालांकि इनमें से बड़ी तादाद फेक रिव्यूज की भी होती है। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए नए मानक तैयार किए गए हैं जो देश भर में 25 नवंबर से लागू हो जाएंगे। इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही नए सिरे से तय होगी। ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर फेक कंज्यूमर रिव्यू को लेकर बढ़ती शिकायतों से निपटने के लिए अब उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मदद से नए मानक तैयार किए हैं, जिन्हें सोमवार को जारी किया गया। नए मानकों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को कंज्यूमर रिव्यू की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी पेड रिव्यू पब्लिश करती है तो उसे विशेष मार्क के जरिए ग्राहकों को बताना होगा। अगर कोई उपभोक्ता किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अपनी असंतुष्टि जारी करता है तो उसे भी ई कॉमर्स साइट को पब्लिश करना होगा। कम से कम 11 बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, गूगल, मेटा, रिलायंस रिटेल और टाटा सन्स ने इन नए स्टैंडर्ड्स को सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के जरिए लागू करने की कटिबद्धता जताई है। इसमें एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है BIS स्टैंडर्ड के तहत, जिसमें वेबसाइट्स को यह अपनाना होगा। शुरू में तो सेल्फ रेगुलेशन की तरह और बाद में वेबसाइट्स खुद इसे अपनाकर और सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से इसको एड्रेस कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। भारत सरकार ने 25 नवंबर से इन नए स्टैंडर्ड्स को लागू करने का फैसला किया है। शुरू में इन्हें सेल्फ रेगुलेशन के जरिए ई कंपनियों द्वारा लागू किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियां अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाती हैं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कंफर्मिटी असेसमेंट की जो व्यवस्था है उसके अगर अनुकूल ये रहा तब तो ठीक है, पर अगर उसके वायलेशन से अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस की ओर जा रही है कोई कंपनी तो उस पर जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। जी, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह तय किया है कि 25 नवंबर से शुरुआत में देश की सभी ई कॉमर्स कंपनियों को इन नए स्टैंडर्ड्स को लागू करने के लिए खुद को सेल्फ रेगुलेट करना होगा, यानी खुद स्वेच्छा से उन्हें इन नए मानकों को फॉलो करना होगा। लेकिन आने वाले हफ्तों में अगर ग्राहकों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि नए मापदंड का, इन नए स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन हो रहा है तो सरकार इस नए मानक को देश की सभी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अनिवार्य करने का बड़ा फैसला भी कर सकती है। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआरपीसी की धारा 64 पर विचार करने पर सहमत हो गई है। याचिकाकर्ता ने इस धारा में दिए गए प्रावधानों को भेदभावपूर्ण बताया है। इसके तहत कोर्ट से जारी समन को घर की महिला नहीं ले सकती, केवल घर के बालिग पुरुष सदस्य के समन लेने का प्रावधान है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने नोटिस जारी किया। मामले में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से मदद मांगी। बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया। एजी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। महिलाओं से भेदभाव और समन मिलने में देरी को आधार बनाकर इसे चुनौती दी गई है। और कर्नाटक के चामराजनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। ये घटना कुछ लोगों की दूषित मानसिकता को बयां करती है। एक अनुसूचित जाति की महिला जब एक विवाह समारोह में शामिल होने आई तब ऐसी जगह से पानी पी लिया जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते थे। वहां मौजूद लोगों ने उस महिला को वहां से भगाया और पूरे वाटर टैंक को गौमूत्र से साफ किया। वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। SC/ST एक्ट जो कि 1989 में बना था, उसके तहत सजा का प्रावधान कम से कम 6 महीने, अधिकतम 7 साल कारावास है। आर्थिक राजधानी
राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में भले ही बहुत कमी आई हो, लेकिन खसरा यानी कि मीजल्स के मामले इस तरह से बढ़े हैं कि कई हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं। उनमें से एक ये भी इलाका है सांता क्रूज, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। 184 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, 3000 से ज्यादा संदिग्ध मामले हैं, 9 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं और अब धारावी मॉडल जिससे कोरोना की रोकथाम पर काम हो रहा था, अब उसी मॉडल से इस पर यानी कि मीजल्स पर काबू पाने के लिए काम चल रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बदन पर लाल चकत्ते, बुखार और खांसी। 9 महीने की इस बच्ची के साथ साथ खसरे की चपेट में कई बच्चे आ गए हैं। मुंबई की बस्तियों में कोरोना काल की तरह फिर से मेडिकल कैंप लग रहे हैं। डोर टू डोर जाके सस्पेक्ट ढूंढे जा रहे हैं। जो एरिया जो हाई रिस्क पॉकेट्स है वहाँ जाके हमारी जो CHVs है वहाँ पे जाके हर बच्चे को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उनको अगर सिम्टम्स है तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में धारावी मॉडल से खसरा पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। निजी डॉक्टरों, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ियों की फौज की मदद से रोजाना दर्जनों स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में अधिकांश बच्चों को मीजल्स से बचाव का टीका नहीं लग पाया, इसलिए घनी तंग बस्तियों में फैलाव की जो रफ्तार है बेहद तेज है। आंकड़ों की माने तो ऐसे 20,000 बच्चे हैं जिन्हें मीजल्स का टीका नहीं लगा है। छोटे पीरियड में अगर इतने ज्यादा तादाद में बच्चों को अगर इम्यूनाइजेशन करना है तो हमको ज्यादा कैंप्स लेने की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए हम लोगों ने डेली 15 से 20 कैंप अरेंज किए हैं। यस, और कुछ एरियाज में अभी लोग कोऑपरेट करना चालू किया, क्योंकि अवेयरनेस के थ्रू उनको भी पता चल गया अगर टीकाकरण नहीं करवाए, अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो उनके बच्चों के सीरियस होने से और जान जाने की भी नौबत आ सकती है। मुंबई में संदिग्ध संक्रमितों की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 9 बच्चों की जान जा चुकी है। 184 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 9 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 2 वेंटिलेटर पर। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई विशेषज्ञ समिति भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।